दोस्तों, लाभ और हानि का ये पार्ट नंबर 6 है और हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज सारे प्रश्न का उत्तर हम पूरा कर देंगे। पिछली बार हमने 15 नंबर किया था, तो आज हम 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पुस्तक प्रकाशक किसी पुस्तक की 2000 प्रतियाँ, यानी कि कोई एक पुस्तक है उसकी 2000 कॉपी है। प्रतियाँ यानी कि कॉपी, यानी कि 2000 बुक है। एक ही किताब का 2000, 2000 बुक, यानी कि किताब एक ही है, उसकी 2000 प्रतियाँ छापी गई हैं। ये तो समझ में आ जाएगा। तो प्रतियाँ छापने के लिए 3875 रुपया, छापने के लिए 3875 रुपया कागज़ पर। यहाँ लिखा ये है कि छापने के लिए 3875 रुपया कागज़ पर और 3315 रुपया छपाई पर और 810 रुपया बांधाई पर खर्च करते हैं। यानी कि छापने के लिए टोटल जितना खर्च हुआ है, कागज़ के लिए अलग खर्च हुआ है, छपाई के लिए अलग खर्च हुआ है और बांधने के लिए भी अलग खर्च हुआ है। तो इनका टोटल खर्च कितना हुआ है वो तो निकल सकता है, लेकिन इतना खर्च वो 2000 प्रतियाँ निकालने के लिए की गई हैं। यानी कि जितना खर्च होगा वो 2000 किताबों के लिए होगा। तो हमें एक किताब का खर्च तो निकालना होगा। निकाल ही सकते हैं, और 2000 खर्च का भी तो वो एक ही साथ निकल जाएगा और एक किताब का भी दाम निकल ही जाएगा। ठीक है, आगे। पुस्तक विक्रेताओं को 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर वे 20% लाभ करते हैं। तो प्रत्येक पुस्तक का निर्धारित मूल्य ज्ञात करें। निर्धारित मूल्य, वैसे उसका जो खर्चा है 3000 और ये 800 करके, वो तो उसका खर्च हुआ है, मतलब कि वो तो क्रय मूल्य ही होगा। और यहाँ पे 20% लाभ दिया है, तो इसी के आधार पर उसका विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्रय मूल्य पहले से ही है और इससे विक्रय मूल्य भी निकल ही जाएगा। तो निकालना क्या है? निकालना हमें लाभ भी नहीं है, क्योंकि 20% दिया हुआ है तो उससे भी लाभ भी निकल ही जाता है। तो हमें निकालना है निर्धारित मूल्य। समझ में आ रहा है? यानी कि उसने जितना खर्च किया उससे ज़्यादा दाम तो उसने फिक्स किया होगा एक किताब का दाम। तो कितना फिक्स किया होगा? तो जितना उसने निर्धारित किया था एक पुस्तक का दाम, वो हमें निकालना है, और वो निकलेगा हमारा 20% छूट देकर। तो इसे करना कैसे है? ये तो सबसे पहले हमें उसका टोटल खर्चा निकालना है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर उसकी एक किताब का दाम निकालना है, फिर 20% लाभ के आधार पर उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अच्छा आप तो ये तो समझ गए। विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो जो भी निर्धारित मूल्य है, वैसे जितना समझाना था समझा चुके हैं, तो सीधे करके दिखाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन है वहाँ वैसा ही हमने यहाँ लिख कर निकाल रखा है। 2000 प्रतियाँ छापने के लिए कुल खर्च, ध्यान दीजिएगा, 2000 प्रतियाँ, यानी कि एक किताब का 2000 प्रतियाँ, मतलब कि 2000 किताबें ही हैं मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें टोटल खर्च जितना भी है, अलग अलग खर्च, उन तीनों खर्चों को हमने जोड़ा है। 3875, 3315, 810, इनको जोड़ेंगे टोटल 8000 निकलेगा। आप इन्हें जोड़ के हिसाब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2000 प्रतियाँ का हिसाब है, टोटल खर्च है। तो हमें एक किताब का खर्च निकालना है। जब 2000 प्रतियाँ छापने के लिए कुल खर्च 8000 होता है, तो एक पुस्तक का खर्च, यानी कि जितना भी खर्च है वो क्रय मूल्य ही होगा। तो एक पुस्तक का निकालने के लिए 2000 से भाग करना पड़ेगा 8000 को, और ये कैसे किया जाता है वो तो आपको पता है। तो हमारा 2000 में से, मतलब 8000 को 2000 से भाग करेंगे तो ये 3 शून्य, ये 3 शून्य कट गया, और बचा 2 चौके 8, तो बचा 4। तो यानी कि एक पुस्तक का खर्च, यानी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 4 रुपया। ओके, तो जब एक पुस्तक का खर्च 4 रुपया है,
तो 20% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य निकल सकता है। अब जब भी विक्रय मूल्य निकाला जाता है प्रतिशत लाभ में, तो उसमें 120 जोड़ा जाता है, ये आपको पता है। और विक्रय मूल्य जब भी निकाला जाता है तो क्रय मूल्य के साथ प्रतिशत वाले लाभ को 100 के साथ जोड़ा जाता है। ये आपको फॉर्मूला पता है तो पता नहीं, जरूरत नहीं है। तो 20% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य, ये साफ साफ दिख रहा है, तो हम इससे काटाकाटी कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से याद दिला दूँ। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। याद हो गया? ठीक है। ये शून्य कट गया, और ये 2 पच्चे 10, 2 छक 12, और कुछ बचा? और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो बचा केवल छो चौकी 24/5, 24/5, 24/5 बचा। तो उसी को हमने लिखा 24/5 रुपया। तो 20% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य ये है, और क्रय मूल्य 4 रुपया है। इतना ध्यान है। और क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में 20% की छूट दिया है, तो जो भी छूट दिया है वो तो निर्धारित मूल्य में दिया गया है। यानी कि अगर हम 20% छूट माने तो 100 में 20 रुपये छूट दिया गया है, यानी कि 100 में 20 रुपये छूट दिया जाएगा। तो प्रतिशत के हिसाब से जो विक्रय मूल्य होगा वो 80 रुपया होगा। ठीक है। तो उसने 80 रुपये में बेचा है, और 100 रुपया वो 100 रुपया उसका निर्धारित मूल्य था, तो 80 रुपया उसका विक्रय मूल्य है। तो जो उसका असल विक्रय मूल्य है 24/5, जो अभी हमने निकाला 24/5, तो इसका निर्धारित मूल्य क्या था ये हमें तय करना है। तो मैंने इसे समस्या बनाया है। ठीक है। इस तरह से विक्रय मूल्य, निर्धारित मूल्य, ये समानुपाती वाले नियम है। जब 100 रुपये निर्धारित मूल्य था तो उसका विक्रय मूल्य 80 रुपया है, 20 रुपये छूट देकर, 100 में 20 रुपये छूट देकर 80 रुपया, ये विक्रय मूल्य है। तो असल विक्रय मूल्य तो ये है 24/5। तो इसका निर्धारित मूल्य क्या था, इस तरह से मैंने इसे किया है। तो आपको पता है ये वाला गुना इसके साथ होगा, ये वाला गुना इसके साथ होगा, तो करते हैं। तो निर्धारित मूल्य वही किया है मैंने, 24/5 को 100 के साथ गुना किया है और 80 नीचे चला गया है। ये कैसे गया है ये आपको पता है। ये एक फॉर्मूले जैसा भी है। जब भी निर्धारित मूल्य निकालना हो, ठीक है, तो आपको केवल इतना ही करना है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि, क्योंकि 80 जो है 100 माइनस प्रतिशत हानि होकर ही 80 हुआ है, क्योंकि प्रतिशत हानि तो 20 है, 100 में 20 घटाया 80 हुआ। तो ये तो समझ में आता है। अभी जो 24/5 है ये बड़ा बट्टा के ऊपर है और ये बड़ा बट्टा के नीचे 80 है, तो इसके नीचे एक जो माना जाता है और जो इसे उल्टा किया जाता है, तो ये जो 80 है ये ऊपर वाला अंश जिसे कहा जाता है, ये इसके ऊपर वाले भिन्न के साथ, भिन्न के हर के साथ गुना में आ जाता है और इसके नीचे का एक ऊपर चला जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा ही करते हैं। तो वैसा ही किया है मैंने। 24/5 में ये 80 इसी के साथ गुना आया और 100 जो है ऊपर ही रहेगा। तो अब हम काटाकाटी कर सकते हैं। ये शून्य कट गया, 8 × 24, 5 दूना 10, 3 दूना 6। तो हमारा निर्धारित मूल्य 6 रुपया हो गया, क्योंकि हमें केवल निर्धारित मूल्य निकालना था। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हासिमा बीबी 17 नंबर। हासिमा बीबी ने 2 हस्तकलाओं में से प्रत्येक को 1248 रुपये में बेचा। मतलब हाथ की कला, हस्तकला यानी कि हाथ की कला से कुछ बनाया, मतलब 2 चीज़ें बनाया, दोनों को उसने 1248 करके बेचा। यानी कि प्रत्येक को, यहाँ लिखा है प्रत्येक को, यानी कि एक को 1248 में बेचा तो दूसरे को भी 1248 में बेचा। पहले पर 4% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 4% की हानि हुई है। देखिए
दोनों को एक ही दाम पे बेचा है, लेकिन एक पर लाभ हुआ है और दूसरे को हानि हुई है, यानी कि दोनों के क्रय मूल्य में अंतर है। तो क्योंकि विक्रय मूल्य तो दोनों का सेम है, तो लाभ दोनों एक के लाभ और एक के हानि के आधार पर हम विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। और विक्रय मूल्य नहीं, हाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तो दोनों का टोटल लाभ और हानि भी निकल जाएगा। निकाल के देखते हैं। प्रत्येक हस्तकला का विक्रय मूल्य 1248 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य है। पहले हस्तकला का 4% लाभ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र मैंने पहले बताया है। सूत्र केवल इतना ही है कि विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100। एक्चुअली ये पहले ही हस्तकला का विक्रय मूल्य है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहले हस्तकला का विक्रय मूल्य 4% लाभ, पहले हस्तकला का क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 1248 बटा 104 गुना 100 है, तो हम इसे काटाकाटी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कितना से कटेगा, आप इसे जैसे चाहे काट सकते हैं, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि एक ही बार में 12 से कटेगा। ये एक ही बार में काट के देखते हैं। 12 चौके 48, 48 का 8 हाथ में 4, 12 शून्य शून्य और 4, ये 4 आ गया। फिर 12 एकम 12, देखा 12 से कट गया, तो ये पूरा का पूरा 12 से कट गया। तो 12 और 100 बचा, तो 12 गुने 100 हो गया तुम आपका 1200 रुपया। ठीक है, तो 4% लाभ पर पहले हस्तकला का क्रय मूल्य 1200 रुपया, लेकिन दूसरी हस्तकला का क्रय मूल्य इससे अलग होगा, इससे शायद कम होगा, तभी तो उस पर हानि हुई है, तो हमें वो भी निकालना होगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले हस्तकला का क्रय मूल्य 1200, जो अभी निकाला क्रय मूल्य। फिर 4% हानि हुई है, तो 4% हानि पर दूसरे हस्तकला का क्रय मूल्य, क्योंकि 4% हानि हुई है तो उसमें से 4 घटाएंगे तो 96 होगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 96 लिखा है। अब जब 96 है तो इसे भी हमें क्रय मूल्य का फॉर्मूला तो आपको पता है, जो यहाँ पे किया था वही यहीं करना है। तो अब ये कितना बार में कटेगा, ये 6 है, ये 8 है, तो शायद 13 से कट सकता है। हाँ, ये 13 से कट सकता है। ये दिखाता हूँ, 13 से 78, 78 का 8 हाथ में 7, 13 9 हुआ 117 और इधर का 7 बचा था, यानी कि 124। ये एक ही बार में 13 से कट गया। अगर ये शॉर्टकट नहीं कट रहा हो तो आप इसे लंबा काट सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा केवल 13, 13 गुना 100, अब 13 गुना 100 1300। तो यहाँ पे दूसरी हस्तकला का क्रय मूल्य 1300 निकल गया। अब पहले हस्तकला का क्रय मूल्य जो कि 1200 है और दूसरे हस्तकला का क्रय मूल्य 1300 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दोनों हस्तकलाओं का कुल लाभ या हानि निकालना है। कुल निकालना है तो हमें दोनों का कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य होना चाहिए। क्योंकि क्रय मूल्य दोनों का निकल चुका है तो क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है दोनों हस्तकला का क्रय मूल्य बराबर 1200 प्लस 1300। तो ये हमारा 0 0 0 3 2 5 1 1 2 2500, ये जोड़ के हिसाब कर लेना। दोनों हस्तकला का कुल क्रय मूल्य 2500, ये क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य भी निकालते हैं। दोनों हस्तकला का विक्रय मूल्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों हस्तकला का कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि एक का विक्रय मूल्य 1248 है, अब दोनों का विक्रय मूल्य सेम ही है, तो इसलिए दोनों का निकालने के लिए 2 से गुना किया। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे किया हुआ है 2 8 16, 16 के 7 में 1 2 चौके 8 1 9 2 4 2 एकम 2, यानी 2496 रुपया।
तो कुल विक्रय मूल्य और ये कुल क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य जो है यहाँ 2400 है और यहाँ क्रय मूल्य 2500 है, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है। अब जब भी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होती है, यानी कि हमें यहाँ लाभ नहीं निकालना है, हानि निकालना है। तो हमें निकालना होगा कुल हानि। तो कुल हानि, जब भी हानि हो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो 2500 से माइनस 2496 निकाला, तो यहाँ 10 से 6 घटाया 4, यहाँ बच गया 9, 9 से 9 शून्य, यहाँ बच गया 4, 4 से 4 शून्य, 2 से 2 शून्य, यहाँ केवल 4 बचा, यानी कि 4 रुपया हानि हुई है। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट 18 नंबर, करीम को मोहन के हाथ 4860 रुपये में फ़ोन बेचकर 19% की हानि हुई है। ध्यान दीजिए यहाँ दो नाम है, करीम और मोहन, और जो हानि हुई है वो करीम को हुई है, क्योंकि करीम ने मोहन को बेचा अपना फ़ोन 4860 रुपये में, यानी कि नुकसान में बेचा। तो जाहिर सी बात है इसका क्रय मूल्य इसे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो उसको लॉस हुआ। आगे लिखा है मोहन ने रहीम को, यहाँ एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करीम और मोहन है और यहाँ पे एक और नाम रहीम है। तो जो मोहन को उसने बेचा था तो उसी मोहन ने रहीम को बेचा। तो मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, यदि उसी मूल्य पर यह पहला वाला करीम ने मोहन को बेचा होता तो 17% लाभ होता। तो मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, यानी कि जो सेकेंड में मोहन ने बेचा उसको कितना लाभ हुआ है वो निकालना है। सवाल थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं शायद इसे थोड़ा समझा लूँ। तो समझने के लिए ये थोड़ा सा 8 देखिए, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। 3 बंदे हैं, सबसे पहले करीम, उसके बाद मोहन। तो सबसे पहले करीम ने मोहन को अपना मोबाइल बेचा, करीम ने मोहन को 4860 रुपये बेचा। अब क्योंकि करीम को लॉस हुआ है तो ये 4860 रुपया तो शायद उसने अपने खरीदे हुए दाम से कम दाम में बेचा। तो इसे बोल सकते हैं कि इसने 5000 में ख़रीदा था या 6000 में ख़रीदा था, तभी तो उसने 4000 में बेचा और उसे लॉस हुई। ठीक है, और लॉस कितना हुआ है 19%। तो उस लॉस के आधार पर तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ एक बात ये है, तो क्योंकि इसने 4860 रुपये बेचा है तो ये करीम का विक्रय मूल्य है, लेकिन मोहन ने 4860 रुपये में ख़रीदा है तो ये इसका क्रय मूल्य है, ये मोहन का क्रय मूल्य है। फिर सवाल में ये है, मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन बेचा, यानी कि मोहन ने रहीम को फ़ोन बेचा, मोहन ने रहीम को फ़ोन बेचा, उसी फ़ोन को 4860 रुपये वाले को। तो जितने में बेचा उसी में अगर इसने इसे बेचा होता, ठीक है, ये दूसरा वाला मान लो इसने जिस दाम में बेचा, अब किस दाम पे बेचा वो नहीं है, मान लीजिए इसने X दाम पे बेचा, इस 4860 से ज़्यादा दाम पे, ठीक है। तो जिस दाम पे बेचा ये इसने भी अगर उसी दाम पे बेचा होता तो करीम को 17% लाभ होता, करीम को 17% लाभ होता। तो उसका लाभ तो तभी निकलेगा जब उसका क्रय मूल्य होगा, तो इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। अब ये X कौन सा दाम है ये हमें पता करना होगा। एक चीज़ ये बात हमें एक बात समझना ज़रूरी है कि इसने इसे जिस दाम पे बेचा इसे 17% लाभ के लिए भी उसी दाम पे बेचना होता, यानी कि 17% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों समान है, ठीक है। तो हमें 17% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य निकालना होगा
और उस विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें इसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब इसका क्रय मूल्य नहीं है तो हम इस विक्रय मूल्य को नहीं निकाल सकते, और जब इसके विक्रय मूल्य को नहीं निकाल सकते तो ये x हम इसके विक्रय मूल्य को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका विक्रय मूल्य दोनों समान है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य पर जो लाभ हुआ है वो इस क्रय मूल्य पर हुआ है, और इसका जो 17% लाभ है वो किसी और क्रय मूल्य पर हुआ है जिस दाम पे इसने खरीदा था। तो हमें वो चीज़ पहले निकालनी होगी। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या करना है। करीम की ओर से विक्रय मूल्य, ये मुझे करीम की ओर से लिखना पड़ा समझने के लिए, क्योंकि करीम ने बेचा 4,860 रुपये में, तो उसकी ओर से विक्रय मूल्य 4,860 रुपये। ठीक है, फिर उसी करीम की ओर से प्रतिशत हानि बराबर 19%। ठीक है, हानि हुई है, तो करीम की ओर से क्रय मूल्य, क्योंकि 19% हानि पर उसका क्रय मूल्य निकालना आपको पता है। ये हो गया विक्रय मूल्य 100 माइनस प्रतिशत हानि, यानी कि 19 गुना 100। ये आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर 4,860 गुना 100, ये 100 माइनस 19 81। अब देखना है ये कटेगा कि नहीं। यहाँ देखा जाए तो ये 6 से कट रहा है, 6 एकम 6 छोड़ता 23, तो इसे काट देते हैं। 6 एकम 6 छोटा, एक ही बार में 6 से कट रहा है, और ये एक शून्य बच गया है, तो इसे शून्य देना मन ना भूलें। तो ये 60 बचा और ये 100, तो यानी कि 60 गुना 100 6,000 होगा। तो हमारा यहाँ 6,000 निकल चुका है। तो करीम की ओर से, क्वेश्चन के हिसाब से करीम की ओर से क्रय मूल्य 6,000 रुपया, यानी कि जो करीम ने पहले लिया था फ़ोन, मतलब जहाँ पहले फ़ोन था, उसका क्रय मूल्य असल में 6,000 रुपया है। लेकिन 6,000 रुपया होने पर उसने बेचा कितना, 4,000 में, 4,860 में, यानी कि लॉस तो हुआ ही। जब 6,000 का खरीदा वो फ़ोन 4,000 में बेचेगा तो लॉस नहीं होगा। फिर अगर उसे 17% लाभ लेना होता, 17% लाभ लेना होता, तो 17% लाभ के लिए करीम का विक्रय मूल्य क्या होता वो हमें निकालना है। तो उसका क्रय मूल्य तो हमारे पास 6,000 है, गुना 117 गुना 100/100। ये फॉर्मूला आपको पता है। जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100। ठीक है, तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, बचा केवल 117 गुना 60। अब इसे गुना करेंगे, तो गुना करके दिखाते हैं। ये 0 का 0 ही लिखते हैं, बचा 6, 6 7 42, 42 का 2 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, 0, 6 कम 6 और 7। अगर आपको मेरे गुना समझ में ना आया तो खुद गुना करके देख लीजिएगा, 60 गुना 117। तो 17% लाभ के लिए करीम का विक्रय मूल्य 7,020, यानी कि 17% लाभ के लिए उसे इतना दाम में बेचना होता। तो यही जो 7,020 है, यही विक्रय मूल्य एक और आदमी का है। किसका है? मोहन का, यानी कि मोहन ने भी इतना दाम में ही बेचा। मोहन ने 4,860 रुपये में ख़रीदा था, यानी कि ये उसका क्रय मूल्य है, इसलिए मोहन का क्रय मूल्य 4,860 रुपया लिखा हमने। और मोहन का विक्रय मूल्य 7,020, क्योंकि इसका और करीम का 17% लाभ के लिए विक्रय मूल्य दोनों समान है, तो ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो लाभ तो निकल सकता है। इसलिए मोहन को लाभ हुआ 7,020 माइनस 4,860, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसे हम घटा सकते हैं, 0 0 0 यहाँ, क्योंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ से लेगा, यहाँ से घटाना पड़ेगा। 12 से 6 घटा 6, यहाँ बच गया 9, 9 से 8 घटा 1, यहाँ बच गया 6, 6 से 4 घटा 2, 2,160 रुपया। ठीक है, नहीं देख रहा ना, ये देख लें, फिर से देख लीजिए। 0 0 गया, 12 से 6 घटा 6, यहाँ बच गया 9 से 8 घटा 1, यहाँ बच गया 6, 6 से 4 घटा 2। नहीं समझे तो खुद घटा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मोहन को लाभ हुआ 2,160 रुपया,
लेकिन क्वेश्चन में निकालना है हमें परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना तो आता है। तो मोहन का प्रतिशत लाभ, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य, कुल लाभ है 2060, 4860, ये तो तुम्हारा है क्या है, हाँ ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ही तो होता है, गुना 100। तो अब हम इसे काट सकते हैं, किस किस को काट सकते हैं, ये शून्य काट सकते हैं। इसे पूरा ही काट के दिखाते हैं। चलो ये बच्चा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, ये 2 पचे 10, ठीक है। और कुछ फिर कटेगा तुम्हारा, ये 3 से कटेगा, 3 8 24, साइड में लिख रहे हैं, और 3 एकम 3, ठीक है, 81। और ये कटेगा 3 7 21, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 शून्य 0, ठीक है। और कटेगा ये एक ही बार में नहीं कट रहा क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। 9 9 81, 9 8 72, और ये 0। वैसे ये शायद और नहीं कटेगा, तो जो बचा उसे लिखते हैं। ये ऊपर में 5 और 80 बचा है, तो इसे गुना कर देते हैं, 5 शून्य 0, 5 8 40, 40 हुआ 400, और नीचे बचा 9, ठीक है। वैसे तो ये अगर इनको भाग किया जाए तो कुछ अलग आंसर निकलेगा, और नहीं दिख रहा ना, ये दे फिर से दे, 5 शून्य 0, 5 8 40, 5 शून्य 0, 5 8 40, ठीक है। और ये यहाँ पे 9 बचा था, तो ये रहा 9, इसको भाग करेंगे तो 9 चौके 36, फिर से 4 बचा, 9 चौके 36, फिर से ही 4 बचा। आप इसे भाग करके देख लीजिएगा, क्योंकि 4 बचा तो 4 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, 40.4/9, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है तो इसे ज़्यादा आंसर होगा नहीं। यहाँ पे सट गया है तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, तो ये इतना ही प्रतिशत लाभ होगा, इससे ज़्यादा आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। यहाँ 19 नंबर भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है, फिरोज चाचा ने एक पैंट 20% लाभ पर, ठीक है, एक पैंट 20% लाभ पर और एक शर्ट 15% लाभ पर बेचा, बेचकर 719.50 रुपये पाया, कुल 719.50 पैसा पाया, यानी 719 रुपया 50 पैसा पाया, ठीक है ना। यहाँ कुल पाया है, लाभ पाया है ऐसा नहीं बताया है, क्योंकि कुल इतना पाया है तो ये दोनों को बेचकर जितना विक्रय मूल्य होता है ये उस विक्रय मूल्य का मान है, तो आप इसे लाभ ना माने, ठीक है। फिर वे यदि पैंट को 25% और शर्ट को 20% लाभ पर बेचते तो इतना रुपया अधिक पाते। आप दो नीचे ऊपर और नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं दोनों में आप यही देख रहे हैं कि 2 तरह की शर्त दी गई है। पहले शर्त में इतना प्रतिशत पर उससे कुल इतना विक्रय मूल्य होता, और इतना प्रतिशत पर जो विक्रय मूल्य होगा वो इतना रुपया ज़्यादा होता, यानी कि वो जितना पहले विक्रय मूल्य होता उससे ये थोड़ा ज़्यादा है, उससे 30 रुपया ज़्यादा है। तो ये 2 तरह की शर्तें दी गई हैं। तो ये 2 तरह की शर्तें तभी दी जाती है जब 2 चल राशि युक्त रैखिक समीकरण किया जाता है, यानी कि युगपत समीकरण। इसके पहले वाले चैप्टर में बीजगणित में आपने किया होगा, जिसमें 2 चल राशि होती हैं x और y। ये 2 चल राशि का युगपत समीकरण कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज इसी में कर लेंगे, मैं अभी बता दूंगा।
तो ये दो तरह की शर्तें दी गई हैं। दोनों तरह की शर्तों के लिए जो बराबर के उधर माना जाता है वो दोनों पार्ट दिए गए हैं। पेंट और शर्ट के क्रय मूल्य ज्ञात करें बोला है, यानी कि यहाँ दो चीज़ों के मान निकालने हैं। दो चीज़ों के मान निकालने हैं तो एक्स और वाई दो चीज़ें होंगी, उनके अलग अलग मान निकलेंगे। अब इन्हें करना क्या है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो हमें 20% और 15% के आधार पर हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। उन्हें जोड़कर बराबर 719 बनाना होगा। फिर हमें फिर से 25% और 20% के आधार पर विक्रय मूल्य बनाना होगा, और जो पहले का विक्रय मूल्य है उसमें 30 प्लस जोड़ के इन दोनों के विक्रय मूल्य के बराबर करना होगा। ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो उसके लिए क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य नहीं है तो पेंट और शर्ट की क्रय मूल्य निकालना है तो हमें पेंट और शर्ट के अलग अलग क्रय मूल्य मानने पड़ेंगे। तो करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा माना पेंट का क्रय मूल्य ₹100 और शर्ट का क्रय मूल्य ₹Y। तो पेंट का क्रय मूल्य आपको समझ में आ गया और शर्ट का भी क्रय मूल्य ₹Y आपको समझ में आ गया। तो पहले वाक्य में जो पहली शर्त में दिया गया है पेंट का विक्रय मूल्य, तो पेंट का क्रय मूल्य तो 1 है, तो उस x के आधार पर उसका विक्रय मूल्य 120% बटा 100। तो 120 और x को हमने गुना कर दिया तो 120x बटा 100। हम इसे काटाकाटी कर सकते थे लेकिन नहीं किया हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल गया पेंट का विक्रय मूल्य। तो इसी x के आधार पर अभी शर्ट का बचा है तो शर्ट का क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना होगा। शर्ट का क्रय मूल्य तो y है और उस पर लाभ हुआ है 15%, यानी कि 115% निकालना है विक्रय मूल्य पर, यानी कि y का 115% बटा 100, तो 115y बटा 100। ये शर्ट का विक्रय मूल्य है 115y बटा 100। ये पेंट का विक्रय मूल्य, ये शर्ट का विक्रय मूल्य। अब जब दोनों विक्रय मूल्य दी गई है तो उसे जोड़ के क्वेश्चन में दोनों का विक्रय मूल्य टोटल तो दिया ही गया है, तो हमें लिखना होगा शर्त अनुसार ये पेंट का विक्रय मूल्य या शर्ट का विक्रय मूल्य दोनों का जोड़ बराबर क्वेश्चन में जो दिया गया है ये है उसका टोटल विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आया आपको? ये पहले का विक्रय मूल्य और ये दूसरे का विक्रय मूल्य, मतलब पेंट का और शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर ये उनका टोटल विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब आपको ये जोड़ना आता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का समीकरण है। ठीक है, अब इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने सुविधा के लिए इसमें देखा कि इसमें कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन 5 है, इन दोनों में, तो मैंने इनमें से कॉमन 5 निकाला। 5 दूना 10 बचा 2, 5 चौके 20, यानी कि 24 × 5 = 120 होता है। समझ में आया? फिर प्लस 5 दूना 10, 11 है, 1 बचा, 5 दिया 15, तो 23 × 5 = 115 होता है। हिसाब कर लीजिएगा। और नीचे 100 है तो उस 100 को भी हमने कॉमन बाहर निकाला। ठीक है, फिर निकालने के बाद इतना बराबर इतना, ये तो उधर से पहले ही है। फिर यहाँ कटाकटी हो सकता है तो चलो इसे काटते हैं। 5 दूना 10 और 5 शून्य 0, ये पेन नहीं चल रहा। 5 दूना 10 और 5 शून्य 0। ठीक है, यहाँ बचा 20, क्योंकि ये बटा में नीचे है और ऊपर तो एक ही माना जाता है, तो ये जो नीचे है ये उधर जाकर उससे ऊपर में गुना होगा, मतलब इसी के साथ गुना होगा। और ये जो है ये वाला पार्ट x और y का ये इधर ही रहेगा, तो मैंने वही लिखा है 24x प्लस 30y, इसे यहीं छोड़ा। और एक चीज़ 719.50 ये दशमलव में है तो हमने इसे भिन्न में बदला। दशमलव के बदले नीचे 1 दिया, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य दिया। फिर ये जो 20 नीचे था वो उधर ऊपर में चला गया, यानी कि ऊपर में है वो 20। ठीक है, अब हम इसे काट सकते हैं। ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, सब कट गया। फिर हमें गुना करना है इनको, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे। बच्चा केवल ये है 2 × 5 = 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 × 9 = 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ में 1, 2 एकम
2 और उधर का 1 3, फिर 2 सते 14, तो ये 14,390। तो ये 24x प्लस 23y ये हो गया प्रथम समीकरण। समझ में आया? ये समीकरण 1, आपको तो ये पता ही है, 1 नंबर समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम हमें दूसरे शर्त के अनुसार बनाना है। फिर हमें दूसरी शर्त से जो बनाना है, दूसरी शर्त में पेंट का विक्रय मूल्य निकालना है। जिस तरह से पहले शर्त में निकाला था पेंट का विक्रय मूल्य, उसी तरह से दूसरी शर्त में एक्चुअली 125% लाभ हुआ है, तो 25% के लाभ के आधार पर जो एक्स क्रय मूल्य है उसके आधार पर, मतलब उसके ऊपर हमें विक्रय मूल्य निकालना है। सूत्र सेम टू सेम वही होगा, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। फिर आप चाहे इसे काट सकते हैं, काट लें, काटो। 25 चौके 100, 25 25 125, ये बचा 5x और 4 मतलब बटा 4, ये और नहीं कटेगा तो ये हम इसे लिख सकते हैं 5x बटा 4। यहाँ साइड में रुपये लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। फिर शर्ट का विक्रय मूल्य, शर्ट का विक्रय मूल्य, शर्ट का क्रय मूल्य हमने y माना था, तो क्योंकि उसमें 20% लाभ हुआ है तो उसका 120% हमें निकालना होगा विक्रय मूल्य के लिए। तो इसमें भी हम काट सकते हैं, ये शून्य कटा, फिर 5 दूना 10, नहीं 4 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, सॉरी 2 छक 12, गलती कर दिया ना, 2 छक 12, फिर कटेगा, शायद एक ही बार में करना चाहिए था, 4 से कटता, नहीं मैं फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ। ये 2 पचे 10 है, राइट? हाँ, ये 2 पचे 10 और ये 2 छक 12, ठीक है। तो ये इतना ही बचा 6y बटा 5, क्योंकि और नहीं कटने वाला, 6y बटा 5 ये रुपया। तो पेंट का विक्रय मूल्य ये है और शर्ट का विक्रय मूल्य ये है, और इसके पहले भी हमने निकाला था विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में तो दोनों विक्रय मूल्य का टोटल दिया ही गया है, अब दोनों विक्रय मूल्य का हमें टोटल निकालना है। तो शर्त अनुसार जैसा दिया गया है, ये हमने पहला पेंट का विक्रय मूल्य और ये शर्ट का विक्रय मूल्य यहाँ लिख लिया है, उसको जोड़ना है। क्वेश्चन में ये जो कहा गया है यहाँ पर 25% लाभ और 20% लाभ पर बेचते तो 30.50 रुपये अधिक पाते, यानी कि पहले के जितना विक्रय मूल्य था उसमें 30 रुपया और ज़्यादा और जुड़ जाता, समझे, जुड़ जाता। इसीलिए हमने ये पहले का जो विक्रय मूल्य है उसमें 30.50 पैसा, 30 रुपया 50 पैसा हमने जोड़ दिया है, ठीक है। फिर ये 4 और 5 है, इसका लसन निकालेंगे हम, 4 पच्चीस 20, फिर ये 4 से भाग होगा 5 बार में 4 पच्चीस 20, और वो 5 ऊपर वाले 5 से गुना होगा 5 पच्चीस 25 x प्लस, फिर ये 5 से ये 20 फिर भाग होगा 5 चौके 20, 4 बार में वो 4 इस 6 से गुना होगा 4 छक 24y, यानी कि 25x प्लस 24y बटा 20, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये सुन, ठीक है, सुन आया, 5 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, क्योंकि 10 और दशमलव भी है, दशमलव दिया हमने, दशमलव के बाद उधर 0 पड़ा इसलिए हमने 0 0 काट दिया है। फिर बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, लेकिन उधर का 1 बचा था, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर ये 3 और ये 1 और ये 1, 3 और 1 4, और उधर का 1 बचा था 5, और कुछ नहीं जोड़ने के लिए कल 7 बचा है तो 750। आप इनका जोड़ का हिसाब खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ कल 750 बचा। तो पहले जैसे किया था, पहले शर्त में जैसा किया था उसी की तरह यहाँ भी 25x प्लस 24y बच गया, और ये 20 इस 750 से गुना होगा। ये शून्य शून्य होता है, तो बाकी 2 से 2 शून्य 0, 2 पच्चीस 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 से 14 और 1 15,000 होगा। आप इन्हें अलग से गुना करके ट्राई कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 2।
तो अब हमारे पास समीकरण 1 है, ये वाला हमारा समीकरण 1 है। 24x + 23y बराबर 14,390 समीकरण 1, और ये 25x + 24y बराबर 15,000 समीकरण 2। ठीक है, अब आपको इनको समाधान करना है। समाधान करने के, इस तरह के समीकरण को समाधान करने के कम से कम तीन नियम हैं, 3 पद्धति हैं। तो हम जो पद्धति का प्रयोग करेंगे वो है तुलनात्मक पद्धति। कोई भी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम तुलनात्मक पद्धति से करेंगे। तो जो समीकरण 1 में दिया गया है, देखिए जो समीकरण 1 में दिया गया है 24x + 23y बराबर 14,390, इसमें से केवल x का पार्ट इधर करेंगे और बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो 14,390 यहाँ जैसा था वैसा ही लिखा। इस 23y को यहाँ न लिखकर उधर लिखा, और जब बराबर के उधर लिखेंगे तो ये प्लस था, बराबर के उधर गया तो -23y। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और ये 24x था, उसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे। फिर क्योंकि हमें केवल x पार्ट को लिखना है, तो 24 को भी अलग करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ गुना में सटा है। ध्यान दीजिए, गुना में सटा है। अगर गुना में सटा है तो ये उधर अलग होकर बट्टा में चला जाएगा, इसलिए 24 अलग होकर, यहाँ से अलग होकर यहाँ 24 में चला गया। तो ये हो गया समीकरण 3। उसी तरह से हमें समीकरण 2 में भी वही करना है। ये देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 25x + 24y बराबर 15,000। इसमें भी 24y को हम उधर ले गए तो माइनस गया, 25x बच गया। फिर 25 को हमने अलग किया तो वो उसी के नीचे बटा में 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी x का मान है, यहाँ भी x का मान है। अब दोनों x समान है, लेकिन ये और ये तो अलग है, तो हमें केवल इन्हें और इन्हें तुलना करनी है। ठीक है, तो समीकरण 3 अब दिख रहा, ये x और x समान है, लेकिन ये और ये तो समान नहीं है, तो इसीलिए हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 के इस मान को तुलना करनी है। बस इतना ही। तो हमने यहाँ लिखा है समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, इस समीकरण 3 का मान है 14,390 - 23y बटा 24, और ये समीकरण 4 का मान है 15,000 - 24y बटा 25। ठीक है, अब क्योंकि दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये वाला 24 जो नीचे है वो बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना होगा, और ये वाला 25 बराबर के इधर ऊपर वाले से गुना होगा। तो 14,390 को हमने गुना किया, 14,390 - 23y को हमें 25 से गुना करना है। ये हमने बाहर ब्रैकेट में दिया है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है अंदर की चीज़ों से गुना। ठीक है, और जो 24 था, 24 को इससे गुना किया है 15,000 - 24y से, क्योंकि यहाँ भी 24 को उसी से गुना करना है 15,000 - 24y से। तो यहाँ हमने वही लिखा है 15,000 - 24y को 24 से गुना, और यहाँ भी आप समझ गए हैं। तो 25 को इससे गुना करना है, 24 को इससे। ठीक है, तो 25 को इससे गुना करने पर कितना आता है, 25 शून्य शून्य, हाथ में शून्य ही होगा, 25 नवा, क्योंकि 25 10 के तो 250 होना चाहिए, तो 25 नवा होगा 125, 125 का 5, हाथ में 12, फिर 25 × 75, 75 और 12 कितना होगा, 75 में 12 का 2 होने से कितना, 76, 77 और बाकी बचा 20, तो 77, 87, 97, 97 का 7, हाथ में 9, फिर 25 चौके 100, 100 और उधर का 9, 109, 109 का 9 लिखा, फिर बचा 10, फिर 25 से कम 25 और 10 35, तब यहाँ पे है 3,59,750, कुछ ज़्यादा ही है। फिर 25 का 30 से गुना, 25 × 75, 75 का 5, हाथ में 7, 25 दूना 50 और उधर का 7 57। ठीक है, उसी तरह से इसको भी गुना, 24 शून्य शून्य, 24 शून्य शून्य, फिर 24 शून्य शून्य, फिर 24 और 15 का गुना, क्योंकि 24 का पढ़ा नहीं आता तो 15 को ही इससे गुना करेंगे। 15 चौके 60, 60 का 0, हाथ में 6, फिर 15 दूना 30, 30 और 6 36,
ये 36,000 माइनस, फिर 24 का 24 से गुना, इसे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 4 चौके 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, वैसे इसको गुना कर लीजिएगा। 16 और उधर का 1 7, 17, 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 576। इसे अलग से गुना करेंगे, इतना ही निकलेगा, ट्राई कर लीजिएगा। अब बच्चा हमारे पास 3,59,750 माइनस 575 बराबर 36, 3,60,000 माइनस 576 वाई। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वाई वाई दो तरफ है, तो हम वाई वाले पार्ट को एक साइड करेंगे और संख्या वाले को एक तरफ। ठीक है, तो क्योंकि 576 ये ज़्यादा है और ये 575 कम है, तो 576 को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए हमने 576 इधर लिख दिया। अब यहाँ ये प्लस में है, और बाकी 575 जो बराबर के इधर ही है, तो हमने उसे इधर ही लिखा 575। ठीक है, और यहाँ पे 3,60,000 है, और ये जो 3,59,000 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बराबर के उधर गया, बराबर के उधर यानी कि माइनस में। ठीक है, अब 576 से 575 घटाना होगा। 576 से 575 वाई घटाएंगे, क्योंकि केवल एक का अंतर है तो केवल एक बचेगा, इसलिए 1 वाई लिखा। अब इसमें से 3,60,000 से 3,59,750 घटाएंगे तो कितना होगा। सबसे पहले 0 0 0, फिर यहाँ पे 10 से 5 घटाया 5, फिर बचा 9, 9 से 7 घटाया 2, फिर यहाँ बच गया 9 9 0, 0 को नहीं लिखा क्योंकि आगे सब 0 ही होगा। फिर यहाँ बचा 5 5 5 0 3 3 0। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो 2-3 बार खुद से घटा के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 250। तो y बराबर 250। तो हमने y क्या माना था, y हमने 60 का क्रय मूल्य माना था, तो 60 का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया। अब y बराबर 250 समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, सॉरी y बराबर 250 समीकरण 3 में बैठाने पर, समीकरण 3 ये रहा जो पहले से ही लिखा हुआ था, x बराबर 14,390 माइनस 23y बटे 24। समीकरण 3 यही है, ये समीकरण 3 है। तो इसमें वो जो y है, अभी जो हमने y का मान निकाला वो 250 हमें इस y की जगह पर लिखना है। 14,390 जो जैसा था वैसा ही लिखा, माइनस 23 को 23 लिखा, y का मान 250 बटा 24। ये y की जगह पर 250 कैसे समझ में आया, कैसे आया तो आपको पता ही है। फिर x बराबर 14,390 माइनस ये 23 और 250 गुना करेंगे तो 23 शून्य 0। अब 23 का तो पहाड़ा याद नहीं है, तो 25 से गुना कर सकते हैं। 25 दिया 75, 75 का 5 हाथ में 7, 25 दूना 50, 50 और 7 57। ठीक है, तो 5,750 और ये 14,390 और नीचे 24। फिर इन्हें घटाना है, तो 0 0 0, 9 से 5 घटाया 4 और यहाँ 3 है, तो 13 से 7 घटाया, 13 से 7 घटाया 6, क्योंकि 6 7 13 होता है। ठीक है, फिर यहाँ भी बच गया 3, नहीं 13, 13 से 5 घटाया 8। तो ये पूरा घटा हो चुका है, नीचे 24 है। अब 24 से इन्हें भाग करना है, 8,640 को भाग करना है, तो कितने बार में भाग जाएगा, तो काट के देखते हैं। 8 जाएगा, 8 जाएगा, 8 3 24, 8 कम 8, 8 शून्य 0, 8 8 64, फिर 8 शून्य 0 चला गया 8 से। फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 बचा 10, 3 6 18 और 360, यानी कि x बराबर 360 रुपया। x हमने क्या माना था, x हमने पैंट का क्रय मूल्य माना था, तो पैंट का क्रय मूल्य 360 और शर्ट का क्रय मूल्य 250। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 19 नंबर का। अब बचा है 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा है कि रबिन चाचा, रबिन है लड़का है,
चाचा है तो लड़का ही होगा। रविंद्र चाचा ने 36,000 रुपये में चावल खरीदा। कितने में? 36,000 में चावल खरीदा। उन्होंने 1/3 भाग 20% हानि पर और 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा। तो कितने प्रतिशत लाभ पर शेष भाग चावल बेचे? ध्यान दीजिए, शेष भाग चावल बेचे ताकि पूरे पर 10% लाभ हो। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन घुसाया है। वो शेष भाग चावल को जो मतलब जो बाद में बचेगा उससे कितना प्रतिशत लाभ पे बेचेगा ये निकालना है ताकि पूरे पर 10% लाभ हो। पूरे पर यानी कि ये जो पहला क्रय मूल्य था उस पर 10% लाभ हो। तो इस पे इसका 10% लाभ तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो 10% लाभ हुआ है इस पूरे पर हुआ है। लेकिन उन्होंने 1/3 भाग 20% हानि पर बेचा है। तो 20% हानि पर हम उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, नहीं विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्योंकि चावल का 1/3 भाग होगा तो वो क्रय मूल्य का भी 1/3 भाग होगा। क्रय मूल्य का 1/3 भाग जितना होगा 1/3 भाग चावल का दाम भी उतना ही होगा। तो हमें 1/3 भाग का क्रय मूल्य निकालना होगा, फिर 2/5 का क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालने के बाद जितना होगा उन दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर जितना निकलेगा वो 1/3 और 2/5 भाग का टोटल क्रय मूल्य होगा। फिर अगर हम उस टोटल से इस पहले वाले पूरे चावल के रुपए से घटाएंगे तो बाकी बचे चावल का दाम होगा। बाकी बचे चावल का दाम हमें निकालना होगा क्योंकि ये जो 10% लाभ हुआ है मतलब जो प्रतिशत लाभ होगा बाकी बचे चावल पर, वो लाभ निकालने के लिए तो बाकी बचे चावल का हमारे पास लाभ होना ज़रूरी है और क्रय मूल्य भी होना ज़रूरी है। तो सीधे सीधे बनाकर देखते हैं। तो पूरे चावल का क्रय मूल्य 36,000 रुपया। चावल का 1/3 भाग का क्रय मूल्य, क्योंकि 1/3 भाग को उसने बेचा है पहले, तो 1/3 भाग का क्रय मूल्य 36,000 का 1/3। तो ये 3 से 36,000 कटेगा 12 बार में, 12 तिया 36 और 3 शून्य यानी कि 12,000 एकम 12,000 रुपया। तो 1/3 भाग का क्रय मूल्य 12,000 रुपया। फिर चावल के 2/5 भाग का क्रय मूल्य, ये देखिए चावल के 2/5 भाग का क्रय मूल्य 36,000 गुना 2/5, तो ये कटेगा 5 सत्ते 35 बचा 1 10 यानी कि 5 दूना 10 और 2 शून्य बचा। फिर इन्हें गुना करना है 2 शून्य 0 2 शून्य 0 2 दूना 4 2 सत्ते 14 यानी कि चावल के 2/5 भाग का क्रय मूल्य 14,400 है। ध्यान दीजिए ये 1/3 भाग का क्रय मूल्य है और ये 1/3 भाग का क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमने आगे निकाला 1/3 भाग और 2/5 भाग का कुल क्रय मूल्य। 1/3 भाग जो था और 2/5 भाग जो था उसने जो बेचा था उसका पहले का टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो पहले का 1/3 का 12,000 और 2/5 का 14,400, दोनों का टोटल क्रय मूल्य होगा 0000004 04 426 112 यानी कि 26,400 रुपये। तो हमारे पास 26,400 रुपये ये टोटल क्रय मूल्य है। लेकिन इससे भी मतलब ये 2 भाग का क्रय मूल्य है, लेकिन पूरे चावल का क्रय मूल्य है हमारे पास, उससे घटाएंगे तो बाकी बचे चावल का क्रय मूल्य निकलेगा। तो इसीलिए बचे हुए चावल का क्रय मूल्य बराबर 36,000 माइनस 26,400, ये उस 2 हिस्सों का टोटल क्रय मूल्य है और ये पहले का पूरा टोटल क्रय मूल्य है। तो इन्हें इनसे घटाएंगे तो 0000000 कलम से बताना पड़ेगा। फिर यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 4 है, तो 10 से 4 घटाया 6, यहाँ बच गया 5, तो 15 से 6 घटाया 9, यहाँ बच गया 2 2 2 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9,600 बचे हुए चावल का क्रय मूल्य 9,600। अब हमें क्योंकि
बचे हुए चावल का लाभ निकालना है, उसके लिए उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो बाकी बचे पहले के जो 2 हिस्सों का चावल था उसका विक्रय मूल्य से टोटल का विक्रय मूल्य घटाएंगे तो बाकी बचे चावल का विक्रय मूल्य निकलेगा। करके देखते हैं। तो चावल के 1/3 भाग का विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/3 भाग का में 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य के नाम पर हमें 100 - 20 80% निकालना होगा। इसीलिए जब हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो उसका 1/3 भाग का तो क्रय मूल्य 12,000 है, हमने अभी निकाला था 12,000, फिर उसका 80% विक्रय मूल्य निकालना है बटा 100। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है, आपको ध्यान देना होगा कि अब तक मैंने किस किस तरह के फॉर्मूले कितनी बार यूज़ किए हैं, तो आपके लिए इजी होगा। तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, बचा केवल 8 और 1200। इसको गुना करेंगे तो 12 × 8 = 96, बाकी बचा 2 शून्य, यानी कि 9,600। चावल के 1/3 भाग का विक्रय मूल्य 9,600। इसके पहले जो बचे हुए चावल का क्रय मूल्य निकला था 9,600, ये और ये दोनों अलग है। ये चावल के 1/3 भाग का विक्रय मूल्य है और ये बचे हुए चावल का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 1/3 भाग का विक्रय मूल्य हो गया। फिर चावल के 2/5 भाग का विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें 25% लाभ हुआ है इसलिए इसमें 125% निकालना होगा। और चावल के 2/5 भाग का क्रय मूल्य तो 14,400 रुपया है। तो इसमें 2 शून्य कट गया, फिर डायरेक्ट कट दिया। नहीं ऐसे नहीं काटते, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। पहले 25 चौके 100 काटते हैं, 25 पच्चे 125 काटते हैं, फिर 4 से ये 14 कितनी बार में कटेगा? सबसे पहले 4 × 4 = 12, 4 × 14, फिर 2 बचा, यानी कि 4 × 6 = 24, फिर 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य बचे हैं, 2 शून्य 3600। तो गुना करने में इजी होगा, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 × 6 = 30, 30 का 0 हाथ में 3, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 18,000। यानी कि चावल के 2/5 भाग का विक्रय मूल्य ये है। 1/3 भाग का विक्रय मूल्य इतना है, पहले इतना में बेचा, फिर इतना में बेचा, फिर टोटल कितना में बेचा? 1/3 भाग और 2/5 भाग का कुल विक्रय मूल्य 18,000 और 9,600, टोटल होगा 0,0,0,0,0,0, ये 606, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो 6 होगा, 9 8 17, 17 का साथ हाथ में 1 और 1 2, 1/3 भाग और 2/5 भाग का कुल विक्रय मूल्य निकल चुका है। अब क्योंकि हमें लाभ चाहिए, ये 1/3 और 2/5 भाग का कुल विक्रय मूल्य है और हमने इसके पहले कुल क्रय मूल्य भी निकाला था ना, ये रहा 1/3 भाग और 2/5 भाग का कुल क्रय मूल्य 26,400। तो हमारे पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य भी है, तो वो लाभ तो निकल ही सकता है। इसीलिए 1/3 और 2/5 भाग को बेचकर लाभ जो हुआ था, ये विक्रय मूल्य 36,600 जो अभी निकाला था, इसके पहले जो हमने क्रय मूल्य निकाला था 26,400, घटाने पर लाभ 0,0,0,0,0,0, 6 से 4 घटाया 2, 7 से 6 7 से 6 घटाया 1 और 2 2 तो 0 होता है। तो टोटल 1,200 रुपया लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है टोटल 1/3 और 2/5 भाग को बेचकर। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसका लाभ तो अलग होगा, क्योंकि कुल चावल पर 10% लाभ बताया गया है, तो हम उसका लाभ निकाल कर ये टोटल का लाभ घटाएंगे तो बचे हुए चावल का लाभ होगा, बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं, लाभ ही बता रहा है तो लाभ ही निकालेंगे। तो कुल चावल पर 10% लाभ बराबर,
क्योंकि हम विक्रय मूल्य नहीं निकाल रहे, केवल लाभ निकाल रहे हैं, तो हमें केवल 10% ही लिखना होगा। 36,000 का 10%, ये सुन गया, ये सुन गया, बचा 3600। तो कुल चावल पर 10% लाभ बराबर 3600 रुपया, और 1/3 और 2/5 भाग को बेचकर लाभ 1200 रुपया। तो कुल लाभ से ये 1200 घटेंगे तो बचे हुए चावल का लाभ मिलेगा। शेष चावल पर लाभ बराबर 3600 माइनस 1200, तो शेष चावल पर लाभ होता है 2400। अब हमारे पास शेष चावल का लाभ है और शेष चावल का क्रय मूल्य, शेष चावल का क्रय मूल्य है ना, यहीं पे तो निकाला है। बचे हुए चावल का क्रय मूल्य 9600, तो मतलब अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है, तो प्रतिशत लाभ आराम से निकल सकता है। इसीलिए शेष चावल पर प्रतिशत लाभ बराबर, ये रहा लाभ 2400 और ये रहा 96 क्रय मूल्य। लाभ बट्टा क्रय मूल्य बट्टा 100, ये तो पता है। अब इसे काट सकते हैं, ये सुन और ये सुन कट गया, और ये 24 से 96 कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ कटेगा, 4 बार में कटेगा। 4 चौके 16, 16 के साथ में 4 दूना 8, 1 9 कट गया। फिर ये 4 से 100 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, बचा केवल 25, यानी कि 25% लाभ होगा। शेष चावल को 25% लाभ पर बेचेगा, तो हमें केवल यही निकालना था, शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 25% लाभ पर। तो ये निकल चुका है। तो एक आखिरी सवाल बचा है, उसे भी किए देते हैं। आखिरी सवाल में एक व्यापारी एक प्रकार के चाय 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 20% हानि करता है, और दूसरे प्रकार की चाय 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 25% लाभ करता है। तो वे दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि प्रति किलो 150 रुपये की दर से बेचकर 25% लाभ हो? मतलब निकालना यह है कि किस अनुपात में मिलाएगा दोनों प्रकार के चाय को। माना पहले प्रकार के चाय में से 1 किलो निकाला और दूसरे प्रकार के चाय से y किलो निकाला, तो टोटल हुआ x + y किलो। तो सबसे पहले तो x किलो का हमें दाम निकालना होगा, फिर y किलो का दाम निकालना होगा, मतलब क्रय मूल्य निकालना होगा। इस सवाल थोड़ा पेचीदा है क्योंकि यहाँ हानि दिया हुआ है और ये विक्रय मूल्य है क्योंकि उसने बेचा है, तो ये क्रय मूल्य निकलेगा। और यहाँ लाभ दिया हुआ है और यहाँ विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य निकल जाएगा, दोनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर दोनों में से जो x और y मानेंगे, क्योंकि उस अनुपात में मिलाना है, तो उस x और y का अलग अलग मूल्य हमें निकालना होगा, क्योंकि जब दोनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा तो x और y किलो का भी मूल्य निकल जाएगा। फिर दोनों का मूल्य निकालने के बाद हमें उन्हें 1 किलो का बनाना होगा, और 1 किलो बनाने के बाद ये जो 25% लाभ हुआ है 1 किलो में, तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो इसके आधार पर हमें क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। 25% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य बन सकता है, तो हमें इसे प्रश्न अनुसार करना पड़ेगा। तो सीधे से बनाकर देखते हैं। तो पहले प्रकार का चाय का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 20% हानि होने पर उसका क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला आपको पता है, विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि गुना 100, तो ये फॉर्मूला पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। ये 100 माइनस 20 80, 80 कट गया गुना 100, यानी कि 20% हानि पर पहले प्रकार का चाय का क्रय मूल्य असल में 100 रुपया है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो हम दूसरे प्रकार का चाय का विक्रय मूल्य भी इस तरह से निकलेगा,
क्योंकि उस पर लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो उसमें 100 घटाना नहीं है, जोड़ना है 125। सेम टू सेम वही 125/100। तो इससे इसका कटेगा 25, 25 125 और ये 25 चौके 100, फिर 5 चौके 20, शून्य 40 और 4, तो 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, यानी कि 160 रुपया। यानी दूसरी प्रकार के चाय का क्रय मूल्य 160 रुपया और पहले प्रकार के चाय का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो अगर ये पहले प्रकार के चाय से हमने कोई मान निकाला x किलो, तो यहाँ पे तो ये 1 किलो चाय का मूल्य है और ये भी 1 किलो चाय का क्रय मूल्य है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 20% हानि पर 1 किलो चाय का क्रय मूल्य। पहले प्रकार के चाय का यहाँ लिखा नहीं है, 1 किलो चाय का विक्रय मूल्य नहीं लिख रहा, 1 किलो चाय का विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ भी यहाँ लिख देते हैं 1 किलो चाय का क्रय मूल्य। तो सेम टू सेम यहाँ भी समझ लीजिएगा दूसरे प्रकार के 1 किलो चाय का क्रय मूल्य, 1 किलो चाय का क्रय मूल्य। तो ये जो 100 रुपये 1 किलो का चाय का मूल्य है, तो 1 किलो चाय का क्रय मूल्य, 1 किलो चाय का क्रय मूल्य निकालने के लिए तो गुना करना पड़ेगा। तो हमें पहले मानना पड़ेगा, माना प्रथम प्रकार के x किलो के साथ दूसरे प्रकार के y किलो चाय को मिलाया, क्योंकि प्रथम प्रकार के चाय के 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपया है जो अभी हमने निकाला था। तो उसी प्रकार प्रथम प्रकार के चाय के x किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य 100 गुना x, क्योंकि ये एक से ज़्यादा मान निकालना हो, एक से ज़्यादा का मान निकालना हो तो गुना करना पड़ता है, इसलिए 101 रुपया। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के y किलो का चाय का क्रय मूल्य हमने यहाँ शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ भी तो गुना ही करना पड़ेगा, इसीलिए 160 y रुपया, ठीक है। अब ये x किलो है, ये y किलो है, टोटल तो x + y किलो हो गया, इसीलिए x + y किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य बराबर 100x + 160y। ये क्रय मूल्य 100x है और ये क्रय मूल्य 160y, तो टोटल क्रय मूल्य 100x + 160y रुपया, ठीक है। जब उनके परिमाण जोड़ हो रहे हैं तो उनकी क्रय मूल्य भी तो जोड़ेंगे, यहाँ क्रय मूल्य है, ध्यान दीजिएगा। फिर जब x + y किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य है तो 1 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य कितना, जब 1 का मान निकालना हो तो ये भाग करना पड़ता है, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, पता है, 100x + 160y बटा x + y। तो इतना तो आपको करना आता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हमने निकाला वो 1 किलो चाय का क्रय मूल्य था, लेकिन वो मिश्रित चाय का क्रय मूल्य था, तो हमें उसमें शायद लिख लेना चाहिए। यहाँ पे जो हमने मिलाया x + y, तो ये मिश्रित चाय है, x + y किलोग्राम मिश्रित चाय का क्रय मूल्य, क्योंकि ये मिश्रित चाय है मिला हुआ, मिश्रित चाय का विक्रय मूल्य, तो यहाँ भी मिश्रित चाय का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय नहीं क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य निकल चुका है और जो क्वेश्चन में लाभ दिया गया है उसके आधार पर क्रय मूल्य निकाल सकता है, क्योंकि मिश्रित 1 किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य किताब में ही 150 रुपये दिया गया है विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ पर 1 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य 150 गुना 100 बटा 100 + 25 यानी कि 125। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला ही है विक्रय मूल्य बटा 100 + 25, मतलब 100 + प्रतिशत लाभ बटा और गुना 100। फिर इतना तो करना आता है, फिर 25 × 125, 25 चौके 100
फिर 5 तिया 15, 5 शून्य शून्य, बचा 30 और 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12, 120। तो यहाँ हमारे पास क्रय मूल्य अभी निकल चुका है 120 रुपया। लेकिन इसके पहले भी हमने जो निकाला था 1 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य, ये वाला, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी उसी मिश्रित चाय का क्रय मूल्य है, तो दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए हमने लिखा प्रश्नानुसार 100x प्लस 160y बटा x प्लस वाई बराबर 120। ठीक है। अब क्योंकि ये बटा में है और ये इसी भी बटा में ही माना जाता है, इसके नीचे 1 है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके नीचे के 1 के साथ गुना होकर उतना का उतना ही होगा। तो 100x प्लस 160y यहाँ लिखा और ये 120 गुना होगा 120x और 120y, बीच में प्लस, जैसा कि यहाँ पे है, तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर y को एक साइड करना है और x को अलग। तो ये जो 160y है हमने यहीं लिखा, उधर का 120y को हम इधर लाए, तो क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो माइनस 120y, और 120x उधर पहले से था, इस 100x को हम बराबर के उधर ले गए, इसलिए 100x। फिर भी मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ जबकि पता है। फिर यहाँ पे 160y माइनस 120y घटाया, तो ये 60 से 20 घटाए 40y, तो 160 से 120 40y बराबर। फिर 120x से 100x घटाया तो इसमें केवल 20 बचेगा, 20x। अब क्योंकि हमें केवल अनुपात निकालना है x और y का, तो हमने y को अलग करके उधर ले गए, क्योंकि गुना में सट्टा है तो x के नीचे जाएगा, और ये 20 भी गुना में सट्टा है उधर जाएगा तो वो नीचे जाएगा। तो यहाँ बच्चा x बट्टा वाई का 40 बट्टा 20, ये कटेगा 2 शून्य शून्य शून्य, 2 दूना 4, ये 2 बट्टा 1 है क्योंकि ये एक बार में कटता है, 2 एकम 2। इस x बट्टा वाई को अगर हम अनुपात में लिख सकते हैं, जो भी बट्टा में होता है वो अनुपात में होता है, x बट्टा वाई यानी कि x अनुपात y, इसी को हम अनुपात में लिखेंगे 2 बट्टा 1 यानी कि 2 अनुपात 1, यानी कि जो हमने चाय पहले और दूसरे प्रकार के चाय को मिलाया है उसका अनुपात है 2 अनुपात 1। इसीलिए पहले प्रकार का चाय अनुपात दूसरे प्रकार का चाय बराबर 2 अनुपात 1। तो हमारा सारा क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, तो हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में और कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई थिंक शेयर तो कोई करता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।